जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज से साइंस विज्ञान के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इस बार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा में साइंस के प्रश्न मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे। तो हो सकता है इस बार भी बिहार पुलिस के एग्जाम में कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे। तो इस बार हर तरह के प्रश्नों को कवर करना है। इजी, मॉडरेट, टफ सभी लेवल के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो देखिए, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। चलिए आंसर बताएंगे। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो देखिए, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। और अगर आपसे पूछे कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दोनों याद रखना है। अंदर पूछे तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव और बाहर पूछे तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। अब देखिए, यहाँ से और प्रश्न बनता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछा जाता है, तो क्या होता है? टेस्ला। इसे भी ध्यान रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। आगे देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? जल विद्युत संयंत्र ये किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा को। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को बता देते हैं, बिहार पुलिस में इस बार 21,000 प्लस नई भर्ती आ रही है। तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी सही से कीजिए, क्योंकि इस बार आपको एक सीट कंफर्म करना है। और देखिए, थोड़ा सा आपको क्लास टाइमिंग के बारे में भी बता देते हैं। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अभी इस चैनल पर 2 क्लास है। एक क्लास रात 8 बजे, इसमें जीके जीएस मिक्स प्रश्न के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। और दूसरा क्लास अभी जो आप लोग कर रहे हैं रात 8:30 बजे, इसमें स्पेशल साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलेगा। और ये दोनों ही क्लास एग्जाम तक चलेगा। सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। आगे देखिए, नरोरा नाविकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो देखिए, नरोरा, रावतभाटा, तारापुर, काकरापार, इन सभी को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, नरोरा नाविकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो याद कर लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में है। रावतभाटा की बात करें तो राजस्थान में है रावतभाटा। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर है। गुजरात में कौन सा है? तो काकरापार है। ये 3-4 है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा फोकस दूरी, जिसको एफ से लिखते हैं, छोटी एफ से। फोकस दूरी बराबर होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। अब यहाँ पे देखिए, वक्रता त्रिज्या 40 है, तो यहाँ पे r के स्थान पर 40 रखेंगे और बटे 2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 20। तो देखिए, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आगे देखिए, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि, सभी ऑप्शन को पढ़िए, आवर्धन का जो ऋणात्मक मान होता है ये क्या बताता है? तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, ये बताता है आवर्धन का
ऋणात्मक मान। आगे देखिए, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बनेगा वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब? तो देखिए यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? याद रखिएगा अल्फा किरण। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक्स किरण का पता किसने लगाया था? रोंटगन ने। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, यहाँ पे सही जवाब है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। यानी कि आपको बताना है बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या n में क्या संबंध है। तो इसको भी याद कर लीजिए, ये संबंध है r समानुपाती n। यहाँ पे देखिए समानुपाती इस तरह से होता है, टाइपिंग एरर है। तो r समानुपाती n होता है बोर के सिद्धांत में, ध्यान रखेंगे। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए हमने आपको शुरुआत में ही बताया था साइंस के प्रैक्टिस सेट में हम लोग सभी तरह के प्रश्नों को कवर करेंगे। इजी प्रश्न भी होगा, मॉडरेट भी होगा, टफ लेवल, हर तरह के प्रश्नों को कवर करेंगे ताकि इस बार एग्जाम में कोई प्रश्न छूटे ना। तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है रिकेट्स। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से भी होता है रिकेट्स। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे क्या होता है तो कैल्सीफेरॉल। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? अब देखिए इसको इजी प्रश्न नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का प्रश्न है। आंसर करेंगे जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक जो कि ग्लाइकोजन है ये क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा पॉलीसेकेराइड। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पॉलीसेकेराइड। आगे देखिए, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या है? चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या है? तो यहाँ पे 12 नंबर का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा फास्फोलिपिड। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है फास्फोलिपिड। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। ये सिंपल प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया है जो ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो याद रखिएगा ये है ऊर्ध्वापातन। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ऊर्ध्वापातन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे, कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारक नहीं है? तो देखिए भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण कौन कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, N2O इसको क्या बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन भी होता है CH4, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है SO2। और देखिए ये जो N2O है ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड।
इसको कहा जाता है हंसाने वाली गैस। पूछा जाता है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? ये प्रश्न भी सिंपल प्रश्न है, आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ये है बाह्य दल। ये फूल का प्रजनन अंग नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र होता है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका बताना है pH मान क्या है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10.5। तो जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए जिस भी क्षारीय विलयन का pH मान 7 से नीचे होता है वो अम्लीय होता है, 7 के बराबर होता है वो उदासीन होता है, 7 से अधिक होता है तो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। रक्त का pH मान एग्जाम में पूछा जाता है 7.4, ये रक्त का pH मान है जो कि क्षारीय प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि देखिए 7 से अधिक है 7.4, इसलिए ये क्षारीय प्रकृति का है। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। चलिए 17 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में। पूछा जाता है एग्जाम में सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है, सोयाबीन में। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा क्वाशियोरकर। यूरिया का सूत्र पूछा जाता है तो इसका सूत्र होता है NH2CONH2, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है CONH2 का होल 2। ये क्या है, यूरिया का सूत्र है। हवा में परागन को क्या कहते हैं? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए आप सभी को डेली क्लास अटेंड करना है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लेकिन PDF में आंसर नहीं होगा, इसलिए आप सभी अभी जो क्लास कर रहे हैं अभी कॉपी में आंसर लिखते जाइए। इस तरह से प्रश्न 1 का मान लीजिए ऑप्शन बी है, 2 का सी, 3 का डी, इस तरह से लिख लीजिए। और PDF डाउनलोड करके आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद जितने आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे फिर आपको आंसर कॉपी से मिला लेना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्न आंसर सही किए हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का। तो हवा में परागन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सही जवाब है वायु परागन। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो ये है निस्यंदन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, निस्यंदन। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सबसे आसान प्रश्न है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा सूर्य को माना जाता है। अब देखिए सन की बात करें तो ये गैस का एक गोला है और इसमें मुख्य रूप से 2 गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। और हमारा सन जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो सन है सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। बुध के बाद क्या है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह से है। और पृथ्वी से सबसे नज़दीक पूछे तो शुक्र ग्रह है, जो कि सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का शुक्र ग्रह। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। चलिए 21 के लिए आंसर बताइए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है?
तो यहाँ पे सही जवाब है, आवश्यक है यूरेनियम। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है यूरेनियम। सिलिकॉन क्या है, तो ये अर्धचालक है, पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखिए, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? चलिए आंसर बताएंगे। पवन चक्की में जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसके लिए जो हवा का जो वेग है न्यूनतम बताना है, कितना होगा? तो याद रखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धातुओं में धारावाहक होते हैं। चलिए आंसर कीजिए, धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। धातुओं में जो धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिए, कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न सभी को आता है, सबसे आसान प्रश्न है। आंसर कीजिए, कौन सा रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो ये है लाल। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, लाल। अब देखिए, लाल कलर का जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य, ये मैक्सिमम होता है, जिसके कारण इस कलर का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 25 का? ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उस चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे, याद रखिएगा, डेली शाम 7:30 बजे क्लास होती है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? सोच समझकर आंसर बताना है। हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध कौन है? तो ये है, याद रखिएगा, C3H4। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, C3H4। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, किसी चालक का जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी कि सही जवाब है डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। आमीटर को, यहाँ पे आमीटर होगा, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, एक पूछा जाता है आमीटर और एक पूछा जाता है वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले बात करते हैं आमीटर। तो देखिए, एक आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, श्रेणी क्रम में। और एक आमीटर का पूछा जाता है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है। याद कर लीजिए सही से, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछे तो अनंत। दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। और वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, जबकि आमीटर को श्रेणी क्रम में। प्रकाश तरंगे होती है। और देखिए, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इससे आपका नोट्स तैयार होगा। तो प्रकाश तरंगे होती है, याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। हमने आपको काफ़ी बार बताया है। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग। जबकि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्यान रखेंगे। प्रकाश की चाल पूछे निर्वात में तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये
प्रकाश की चाल है, हवा या निर्वात में? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो ये है CaOH2। ये क्या है? बुझा हुआ चूना है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, CaOH2। आगे देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, ग्लूकोज का भी पूछा जाता है। तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। जबकि चीनी का पूछे तो C12H22O11। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। विद्युत फ्यूज काम करता है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो विद्युत फ्यूज जो है ये काम करता है किस पर? तो याद रखिएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो देखिए, विभक्त वलय का जो उपयोग होता है ये किया जाता है किसमें? विद्युत मोटर में। सही जवाब है ए ऑप्शन, विद्युत मोटर। और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि विद्युत जनत्र यानी कि डायनेमो, जिसको जनरेटर भी कहा जाता है, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? अब देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऐसे तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है kWh, किलोवाट घंटा, लेकिन यहाँ पे यूनिट भी बोल सकते हैं। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, वाट किसका होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है ये क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। सही जवाब है सी ऑप्शन। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए, सौर कुकर के लिए जो दर्पण उपयुक्त होता है, उपयोग में लाया जाता है, ये होता है अवतल दर्पण। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो देखिए, पानी से भरी बाल्टी की जो गहराई कम मालूम पड़ती है, इसका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन होना। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। कार्बन के 2 अपर रूप के अलावा तीसरा अपर रूप कौन सा है? तो देखिए, हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के अपर रूप है, लेकिन इसके अलावा तीसरा अपर रूप जो है ये है फ्लोरीन कार्बन। सही जवाब है सी ऑप्शन, फ्लोरीन कार्बन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है और इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है।